अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़ारूक बलोच, बिज़नेस जर्नलिस्ट समा डिजिटल। क्या B4U ग्लोबल एक फ़्रॉड है? ये सवाल सैकड़ों लोगों ने मुझसे पिछले 6 माह में पूछा है। जिन लोगों ने B4U का नाम पहले नहीं सुना, उनके लिए मैं बता दूं कि 2020 में कोरोना वायरस ने जब दुनिया की तिजारत का पहिया जाम कर दिया, ग्लोबल इकॉनमीज़ को घुटनों पर ले आया, ऐसे हालात में भी ये कंपनीज़ अपने इन्वेस्टर्स को 240% यानी 2.5 गुना गारंटीड प्रॉफिट दे रही थी बगैर किसी रिस्क के। मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल्स ने इसकी कोई ख़ास कवरेज नहीं की, लेकिन इसकी मकबूलियत का अंदाज़ा आवाम के अंदर आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि जून 2020 तक इसमें सिर्फ 1 लाख लोगों ने सरमायाकारी की थी। तब से अब तक इन लोगों की तादाद बढ़कर 4.5 लाख हो चुकी है, और कम से कम जो हद है सरमायाकारी की इसमें वो $50 है। इस लिहाज से अगर मोहतात अंदाज़ा भी लगाया जाए तो इसमें 2 करोड़ 20 लाख डॉलर की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, जो कि 3.5 अरब रुपये बनते हैं। और ऑप्टिमिस्टिक साइड पे देखा जाए तो मैं 10 अरब का अमाउंट भी रूल आउट नहीं करूँगा, क्योंकि मेरी नज़रों से इन्वेस्टिगेशन के दौरान ऐसे अकाउंट भी गुजरे हैं जिसमें $50,000 तक के भी मैंने डिपॉजिट देखे हैं। इस कंपनी की शोहरत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और इसको लेके लोगों को कंसर्न्स भी हैं कि क्या ये कोई डबल शाह तो नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये प्रॉफिट दे रही है। और यही चीज़ ज़हन में रखते हुए तकरीबन 2 माह पहले हमने डबल शाह या जो पॉन्जी स्कीम्स है इस पर एक वीडियो भी की थी। हमने सोचा था कि एक्सप्लेन करने से लोग समझ जाएंगे और ख़ुद ही इन्वेस्टिगेट कर लेंगे कि ये है या नहीं, लेकिन सवालों का सिलसिला रुका नहीं। यही वजह है कि हमें आज ये वीडियो करनी पड़ रही है, और उम्मीद करते हैं कि B4U के हवाले से सवालों का ये सिलसिला इस वीडियो के बाद यहीं थम जाएगा। B4U के मॉडल को स्टडी करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूँ, उसे गौर से देखें। जो इसमें $50 दिए, 200 वो तक ले जाके वो रुक गए। मतलब उसके बाद वो फिर मेंबर नहीं बनते। उसको जो उनकी इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर तो पैसा आता रहेगा ना, क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट के ऊपर प्रॉफिट 2 महीने 4 महीने 6 महीने के लिए नहीं, फॉरएवर है। जब तक उसके पैसे रहेंगे, अब वो 200 मेंबर सारे के सारे पैसे निकाल लेंगे, फिर उसका खत्म हो जाएगा। अब वो 200 मेंबर सारे के सारे पैसे निकाल लेंगे, फिर उसका खत्म हो जाएगा। ये सैफुर रहमान खान न्याजी साहब हैं, जो B4U के बानी और चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। ये कौन है, इनका बैकग्राउंड क्या है, इसके बारे में मैं वीडियो में आगे चल के बात करूंगा। पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो इन्होंने स्कीम समझाई है इस क्लिप के अंदर बेसिकली वो है क्या। B4U ग्लोबल में 6 इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं, जिसमें जो सबसे छोटा प्लान है उसमें जो कम से कम सरमायाकारी की हद है इनफरादी तौर पर वो $50 है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ें और छठा और सबसे बड़ा प्लान लेते हैं तो उसमें इनफरादी सरमायाकारी की जो हद है कम से कम लिमिट वो $50,000 है। इसको समझने के लिए हम प्लान नंबर 2 ले लेते हैं, जिसको ये ब्लू मून प्लान कहते हैं। इसमें इनफरादी सरमायाकारी की जो कम से कम हद है वो $700 है, और इसको लेवल 1 कहते हैं। इसके ऊपर आपको माहाना 12% मुनाफा मिलता है, और अगर आपको ज़्यादा मुनाफा चाहिए तो अपने नीचे यानी अपने रेफरेंस से आपको बंदा लाना होगा जो कि इतनी ही इन्वेस्टमेंट कर सके, यानी $700 की। और आपको एक नहीं बल्कि 10 लोग लाने पड़ेंगे, एक टीम बनानी पड़ेगी, पूरा नेटवर्क बनाना पड़ेगा। जब आप ये हदफ हासिल कर लेंगे तो आपको माहाना 18% तक मुनाफा मिलेगा, क्योंकि आप लेवल 2 पर आ चुके हैं, और आपको B4U सिल्वर स्टेटस मिल जाएगा, और साथ ही में आपको एक अदद एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन भी गिफ्ट मिलेगा। बिल्कुल इसी तरह जो आपके नीचे 10 लोग हैं वो भी आप ही की तर्ज पे अपना अपना नेटवर्क बनाएंगे 10-10 लोगों का, और जब ये हदफ हासिल हो जाएगा तो आपका लेवल 3 हो जाएगा, और अब आपका माहाना मुनाफा 20% हो जाएगा, और आपको गोल्ड स्टेटस मिलेगा, जिसमें एक अदद 800 सीसी मेहरान कार भी प्रॉफिट में मिलेगी। मेहरान बंद हो चुकी है प्रोडक्शन, तो हो सकता है वो आपको कोई और कार दे दें या इसके इक्विवेलेंट कोई और गिफ्ट दे दें। ये जो प्रॉफिट रेट है ये आपकी जो पोर्टफोलियो है, यानी जो टोटल इन्वेस्टमेंट आप लेकर आएँ, आपकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट और जो आपके नेटवर्क की इन्वेस्टमेंट है उसका जो अमाउंट है उसके ऊपर ये परसेंटेज अप्लाई होती है। यानी आपने अगर $700 इन्वेस्ट किए थे और सेकंड लेवल तक ये 7,700 हो गए हैं, तो उसके ऊपर आपको प्रॉफिट मिलेगा। अब यहाँ पर आप थोड़ा गौर करें कि लेवल 1 पर जहाँ आप अकेले थे आपने $700 की इन्वेस्टमेंट की, लेवल 2 पर जहाँ आप 10 लोग लेकर आ गए थे उन्होंने $7,000 की मज़ीद इन्वेस्टमेंट की, टोटल $7,700 हो गए। अब आपका लेवल 2 हो चुका है, और जो प्रॉफिट रेट है 18%, उसके हिसाब से आपको $1,386 मिलेंगे। यानी आपकी इन्वेस्टमेंट डबल होने के बाद भी नेटवर्क में $6,000 से ज़्यादा पैसे मौजूद हैं, जो आपकी तरह 4 और लोगों की इन्वेस्टमेंट भी डबल करने के लिए काफ़ी हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि नेटवर्क के अंदर तो 10 लोग हैं, तो बाकियों का प्रॉफिट कहाँ से आ रहा है? गुड क्वेश्चन। इसके लिए अगर आप इसके डिज़ाइन को देखें तो नज़र ये आता है कि आपके नेटवर्क के नीचे जो लोग हैं हर बंदा अपना अलग नेटवर्क बना रहा है, और अगर एक बंदा सुस्त पड़ भी जाता है, नए फंड्स और नए इन्वेस्टर नहीं ला सकता तो दूसरा ले आएगा, वो नहीं लाएगा तो तीसरा ले आएगा। तो ये नेटवर्क बनने से यही फ़ायदा होता है कि फ़्लो बढ़ता, आपका जो है वो रुकता नहीं है, और तीसरे लेवल पर जाते जाते आपके पास तकरीबन $77,700 आ जाते हैं। और क्योंकि B4U ने आपको गारंटीड प्रॉफिट जो है वो प्रॉमिस किया है, तो इसको इंश्योर करने के लिए उन्होंने सिस्टम ऐसे डिज़ाइन किया है कि इसके अंदर पैसे डालना तो आसान है, पैसे निकालना मुश्किल है। मिसाल के तौर पर इनकी अगर आप शराइत देखें तो आप 6 महीने से पहले प्रॉफिट ले नहीं सकते,
और 6 महीने बाद आप प्रॉफिट लेना शुरू करते हैं तो उधर भी एक कंडीशन है कि 1 महीने में 1 से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं ले सकते। हम अस्यूम भी कर लेते हैं कि आप जो है मैक्सिमम प्रॉफिट रेट तक लेवल 3 तक पहुंच चुके हैं 20% तक, तो इसका मतलब ये है कि 1 महीने में आप 20% से ज़्यादा निकाल नहीं सकते। और अगर 6 महीने का प्रॉफिट एक्यूमुलेट हुआ तो आप अंदाज़ा लगा लें कि आपको कितना टाइम लगेगा उसको निकालने में। दूसरी तरफ आप 6 माह से पहले अपनी जो रकम है उसका 30% से ज़्यादा नहीं निकाल सकते, और अगर आप ऐसा करने की कोशिश करते हैं और पहले 2 माह में करते हैं तो उस पर 35% आपको कटौती लगेगी। और अगर आप पहले 4 माह में निकालने की कोशिश करते हैं 30% से ज़्यादा तो उसमें आपको 20% कटौती लगेगी। और इसी तरह पहले 6 माह के अंदर अगर आप निकालने की कोशिश करेंगे 30% से ज़्यादा तो आपको 10% जो है वो डिडक्शन चार्जेस पे करने पड़ेंगे। और ज़ाहिर है आपने नुकसान उठाने के लिए तो इन्वेस्टमेंट की नहीं है, तो आप 6 महीने सब्र ही करेंगे, क्योंकि उससे पहले निकालने में तो पेनल्टी लग रही है। और ये 6 माह का पीरियड भी सबके लिए अलग होगा, क्योंकि सारे लोग एक साथ तो नहीं आए होंगे, कोई पहले महीने में आया होगा, कोई दूसरे में आया होगा, कोई तीसरे में आया होगा। इसकी वजह से होगा क्या कि एक साथ सबका प्रॉफिट ड्यू नहीं होगा, यानी प्रॉफिट निकालने की जब बारी आएगी तो एक वक्त में नहीं निकाला जाएगा, वक्फे से निकाला जाएगा। इन्हीं पाबंदियों और शराइत की वजह से जो इनके इनफ्लोज़ हैं वो आउटफ्लोज से हमेशा ज़्यादा होंगे, यानी जो रकम इनके सिस्टम में आ रही है वो हमेशा ज़्यादा होगी उस रकम से जो इनके सिस्टम से बाहर निकल रही है। यही वजह है कि इन्वेस्टर्स को गारंटीड प्रॉफिट हर माह मिल रहे हैं। और ये मैंने कोई अपनी तरफ से नहीं बनाया, ये जो इनका डिज़ाइन मैंने आपको एक्सप्लेन किया ये सारा B4U की अपनी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन से मैंने निकाला है, जो उन्होंने अपनी वेबसाइट पे भी अपलोड की हुई है। आप इसमें क्लियरली देख सकते हैं कि जो अरोरा स्कीम है जिसमें $3000 की कम से कम इनफरादी जो सरमायाकारी उसकी हद है उसका भी यही मॉडल है। कलिनन स्कीम जिसमें इनफरादी सरमायाकारी की कम से कम हद $10,000 है उसका भी यही मॉडल है। प्रॉफिट रेट भी इनकी वेबसाइट पर आपको नज़र आ रहे हैं, प्रेजेंटेशन में भी दिए गए हैं, वही मैंने लिए हैं। और जो पाबंदियाँ शराइत हैं विड्रावल पे और प्रॉफिट लेने पर वो सारी भी इनकी वेबसाइट से मैंने आपको नज़र आ रही होंगी स्क्रीन पे। इस मॉडल में जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको पता होता है कि उनको अपना नेटवर्क बढ़वाना है, नए फंड्स लेकर आने, और उसके लिए पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के पास वो जाते हैं, उनको रीच आउट करते हैं मुख्तलिफ गैदरिंग्स में, मुख्तलिफ इवेंट्स पे, और उनको मोटिवेट करके सक्सेस स्टोरीज़ वगैरह सुना के उनको लाने की कोशिश करते हैं। मैंने 1.5 करोड़ का घर 1 करोड़ रुपए में बेचा और जस्ट इन्वेस्ट कर दिया और रिलैक्स हो गया। तो उसके बाद जो कमाया उसको भी इन्वेस्ट कर दिया। अभी 2 करोड़ रुपए मेरे इन्वेस्ट है और चुप करके 15 लाख रुपए महीना मुझे मिलता है। शामिर ने 32 लाख रुपए का घर बेचा, जो कमाया वो भी इन्वेस्ट कर दिया, अब उसको 3.5 लाख रुपए महीना मिल रहा है जी। करना क्या है? घर बेचना है। कोई अपना 1.5 करोड़ का घर 1 करोड़ में क्यों बेचेगा, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। और मैंने इन साहब को जब अप्रोच किया, जिनका नाम अरसलान है और अपने आप को साबका नेवी ऑफिसर बताते हैं, तो इन्होंने कहा कि मैंने किया है। तो मैंने इनसे जब एड्रेस पूछा प्रॉपर्टी का, तो जो एड्रेस उन्होंने मुझे लिखवाया रावलपिंडी की कोई पीपल कॉलोनी है वहाँ का एड्रेस था। वो एड्रेस मैंने किसी साहब को दिया, मैंने कहा यार आप जाके इस जगह पे पता करें, ये जो बात कर रहे हैं क्या ये सही है, इसकी तस्दीक हो जाएगी। तो जो जवाब मुझे मिला वो सुनिए उसको। सर पता करवाया मैंने, मेरे ऑफिस में एक लड़का काम करता है, मैंने उसको भेजा था। तो इसने 16 नंबर गली में इसका एक क्लास फेलो था, वो रहता था, ये उससे मिला। उसने फिर इनको पता करके बताया कि जो साहब वहाँ रह रहे हैं मौजूदा, वो पिछले 8 साल से उसी घर में रह रहे हैं, और उनका कि 8 साल में ये वाला घर किसी ने नहीं बेचा, यहाँ पिछले 8 साल से मैं रह रहा हूँ। और फिर उन्होंने बताया था कि जो 16 नंबर गली में साहब रहते हैं, उन्होंने कहा कि जी मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ इसी घर में, और मेरा सारा बचपन गुजरा है, और मेरी इस वक्त 24 एज है। तो मैंने आसपास ना इस बंदे को कभी देखा है यहाँ, और ना इस महल्ले में कोई और इनको जानता है। दुनिया भर में जो मुखलिस इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र्स होते हैं वो चाहे कितनी भी बड़ी रिस्की इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको बताएं, हमेशा ये कहते हैं कि अपनी सेविंग्स इन्वेस्ट करो। उसके बरक्स ये साहब यहाँ पर पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को कह रहे हैं कि अपनी प्रॉपर्टी बेचो, चाहे नुकसान ही उठाना पड़े, और B4U के अंदर इन्वेस्ट कर दो। प्रॉपर्टी बनाने में ज़िंदगी लग जाती है। इनफैक्ट इंसान इन्वेस्टमेंट इसलिए करता है कि अपनी प्रॉपर्टी बना सके, ये उसको बेच के और फिर इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं। और जो कहानी ये सुना रहे हैं, सक्सेस स्टोरी ये सुना रहे हैं अपनी, उसकी भी तस्दीक नहीं हो पा रही। अरसलान साहब जैसे और भी लीडर्स हैं B4U के, और ये इन्वेस्टर्स को मोटिवेटेड रखते हैं कि नई इन्वेस्टमेंट लानी है। इनको पता है अगर नेटवर्क नहीं बढ़ेगा तो स्कीम नहीं चलेगी, और जैसे जैसे इनका नेटवर्क इनके नीचे बढ़ता जाता है ये लीडरशिप में बहुत टॉप पर आ जाते हैं, और यूजुअली जो बानी होते हैं स्कीम के, जो CEO होते हैं, उसके करीब आते हैं। और आपको B4U में भी ऐसा ही नज़र आएगा, कोई 5-6 चेहरे जो है वो आपको इनके सोशल मीडिया पेजेस पे, इनकी वीडियोस में, इनके इवेंट्स में हर जगह नज़र आ रहे होंगे, जो B4U को बहुत प्रमोट कर रहे होते हैं। और B4U के साथ साथ जो इनके CEO हैं उनके बारे में बहुत तारीफ़ें कर रहे होते हैं, और उनकी क्रेडिबिलिटी को हर तरह से इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं, और किसी भी हद तक जाते हैं इस चीज़ को साबित करने के लिए कि ये एक सही कंपनी है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये लोग नए इन्वेस्टर्स लाने में नाकाम हो जाएं और नेटवर्क आगे
ना बढ़ा सके तो उस सूरत में क्या होगा? इसका जवाब मैं आपको नहीं दूंगा बल्कि नियाजी साहब खुद देंगे। $50 दिए, 200 वो तक ले जाके वो रुक गए। या वो 200 मेंबर सारे के सारे पैसे निकाल लेंगे, फिर उसका खत्म हो जाएगा। अगर अब भी कुछ लोगों को समझ नहीं आया तो मैं खुलासा कर देता हूँ। B4U ग्लोबल का जो डिज़ाइन है उसमें तमाम खसूसियात हैं जो एक पैरामिड स्कीम के अंदर होती हैं, जो पाकिस्तान के अंदर गैर कानूनी है। ये स्कीम क्या होती है? इसके अंदर जैसा कि हमने डबल शाह वाली वीडियो में भी बताया था कि जो आपकी सरमायाकारी है बेसिकली वो आपसे पहले वाला जो शख्स है उसका वो मुनाफा है। इसी तरह जो आपको मुनाफा मिल रहा है वो आपके बाद आने वाला जिसको आप ख़ुद लेकर आ रहे हैं अपने नेटवर्क को बिल्ड करके, बेसिकली उसकी सरमायाकारी से आपको मुनाफा मिल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये सिस्टम के अंदर ही पैसा घूम रहा है, बाहर नहीं जा रहा, तो इस बिज़नेस की रेवेन्यू कहाँ से आ रही है, इसकी सेल्स कहाँ से आ रही है? तो इसका जवाब भी नियाजी साहब से ले लेते हैं। और आपकी टीम आपके लिए काम कर रही है। हमारे लिए आप ज्यादा कीमती हैं इनकी निस्बत, क्योंकि ये इन्वेस्टर है, सिर्फ पैसे खा रहा है। आप हमारे लिए बिजनेस रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। आप हमारे लिए बिजनेस रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। जब एक पैरामिड या पॉन्जी स्कीम बहुत बड़ी हो जाती है तो ये मीडिया की भी नज़रों में आ जाती है और जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी भी नज़रों में आ जाती है। वो इसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू करते हैं और इसी खौफ से जो नए इन्वेस्टर इस स्कीम में आ सकते थे वो नहीं आते, यानी जो फ़ंड्स मुसलसल जो सिलसिला जारी था प्रॉफिट टेकिंग का, जो फ़ंड्स आए जा रहे थे वो रुक जाते। और जब ऐसा होता है तो क्योंकि इस स्कीम के अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट रेट रखा गया है जो कि एक अनरियलिस्टिक होता है, नामुमकिन होता है देना, तो ये उसको सस्टेन नहीं कर पाती और कोलैप्स हो जाता है पूरा मॉडल। B4U ग्रुप के ऊपर भी कुछ पब्लिकेशंस ने ख़बरें शाया की हैं और SECP जो पाकिस्तान में कंपनीज़ को रेगुलेट करता है उसने भी दिसंबर में एक प्रेस रिलीज़ जारी की जिसमें बताया कि ये कंपनी जो है फ्रॉडुलेंट कंपनी है और इसमें इन्वेस्टर को मना किया कि इन्वेस्ट ना करें। साथ ही ये भी बताया कि SECP ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया इसके डायरेक्टर्स के ख़िलाफ़, जिसमें नियाजी साहब भी शामिल हैं। और SECP का कहना था कि बेसिकली ये जो डिपॉजिट्स ले रहे हैं लोगों से, इसका इनके पास लाइसेंस नहीं है और ये गैर कानूनी तरीके से ले रहे हैं। और इस इन्वेस्टिगेशन की न्यूज़ आने के बाद से जो इनकी 4.5 लाख इन्वेस्टर्स की आर्मी है, ओब्वियसली उसको मुतमईन करना आसान काम नहीं है। इसीलिए जो इनके लीडर्स हैं, जो टॉप लीडर्स जिनका मैंने पहले भी जिक्र किया, वो अपनी वीडियोस के ज़रिए, फेसबुक पोस्ट के ज़रिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इनको मुतमईन रखा जाए और इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म की वजाहतें, जस्टिफिकेशंस देते हैं। मसलन हमारे फ़िज़िकल बिजनेसेस हैं, बहुत सारे मुल्कों के अंदर हमारे कंपनीज़ की जो हैं वो ऑफिसेज़ रजिस्टर्ड हैं, हमारे बिजनेसेस हैं, क्रिप्टो से हमारी इनकम आती है और ये कि पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे फ़िज़िकल बिजनेसेस हैं। लेकिन इनके बहुत सारे ऐसे दावे और ऐसे जो स्टेटमेंट्स हैं जिनकी जो है तस्दीक नहीं हो सकती, वेरीफाई नहीं हो सकते और कहीं कहीं ऐसा लगता है कि शायद झूठ है। मिसाल के तौर पे सैफुर रहमान ख़ान नियाज़ी साहब को ही ले लीजिए, इनका कोई बैकग्राउंड सही क्लियर नहीं है। ये पता है कि मलेशिया में सेटल थे और वहाँ पर इनका दिल भर गया, वापस आ गया पाकिस्तान के, यहाँ इन्वेस्टमेंट करूँगा और जॉब्स क्रिएट करूँगा, लेकिन इनका बैकग्राउंड क्लियर नहीं है। ये कहीं पे प्रोफाइल में लिखा हुआ है कि इन्होंने MA इकनॉमिक्स किया हुआ है। ये अलग बात है कि आप इनको थोड़ी देर बात करते हुए सुने तो आपको डाउट होगा। दूसरी तरफ कहीं पर इन्होंने लिखा है कि यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी मलेशिया से इन्होंने जो है वो एजुकेशन हासिल की है। अब क्या MA इकनॉमिक्स उन्होंने जो जिस यूनिवर्सिटी का जिक्र कर रहे हैं वहाँ से किया, ये क्लियर नहीं है। लेकिन बहरहाल उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मैंने जाके चेक किया, उनका तो इकनॉमिक्स डिपार्टमेंट ही नहीं है, ना ही उसमें कोई MA की डिग्री ऑफ़र कर रहे हैं। अच्छा, इससे शक व शुबात होते हैं। प्लस इन्होंने 25 साल का ट्रेडिंग एक्सपीरियंस लिखा है, जबकि 5 साल से ये काम कर रहे हैं। उससे पहले ये एक रेस्टोरेंट चला रहे थे अल रहमान कॉर्नर के नाम से, तो ये भी मैच नहीं होते। दूसरी तरफ जो इनकी को फाउंडर खातून है हसनी, उनका प्रोफाइल जो उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन में शेयर किया उसमें लिखा है कि ये सिटी बैंक मलेशिया की फॉर्मर हेड है। एक बहुत बड़ा ओहदा है, सिटी बैंक दुनिया के बड़े बैंकों में से एक है, लेकिन आप इंटरनेट पे जाएं इसका कोई ट्रेस नहीं मिलेगा आपको, सिटी बैंक से कहीं इनका लिंक नज़र नहीं आ रहा। और अगर कोई भाई मेरा मलेशिया में बैठा हुआ सुन रहा है तो वो चेक कर सकता है इस यूनिवर्सिटी में जाके या सिटी बैंक वालों से फ़ोन करके कि भाई ये आपका फॉर्मर हेड थी ये खातून या ये साहब जो इन्होंने MA इकनॉमिक्स किया आपकी यूनिवर्सिटी से या नहीं। और ये जो इनका दावा है फ़ॉरेन कंट्रीज़ में रजिस्टर्ड ऑफिस का, ये भी बड़ा कमज़ोर है। इसको मैं समझाता हूँ आपको। एक तो ये सिर्फ यही कहते हैं कि 12-13 मुल्कों में हमारे बिजनेसेस हैं, लेकिन कोई वजाहत नहीं देते कि कौन से बिजनेसेस हैं, किस तरह के। क्रिप्टो के अलावा ये कुछ नहीं कहते, ठीक है। और दूसरी तरफ ये एक नंबर 1 टूल होता है स्कैमर्स का कि रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो स्पेन में है, मलेशिया भी अपने सर्टिफिकेट्स दिखाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। ख़ास तौर पे जब इनका UK की रजिस्ट्रेशन हुई थी, उन्होंने पूरी ब्रेकिंग न्यूज़ चलाई, वो भी इनके अपने चैनल पे कि देखें हमारी रजिस्ट्रेशन हो गई UK के अंदर, ये जवाब है। ये इसकी कोई अहमियत नहीं है। इसकी मैं मिसाल देता हूँ। मेरा जब इत्तफ़ाक़ हुआ था लंदन जाने का, तो मैं एक रिसर्च ऐसे लिख रहा था, अचीवनिंग फेलोशिप का हिस्सा था वो, तो उसमें एक रिपोर्ट मेरी नज़रों से गुजरी, रॉयटर्स की रिपोर्ट थी। उसमें क्लियरली लिखा हुआ था कि तकरीबन 1600 कंपनीज़ ऐसी थी जिन्होंने अपने रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस 43 बेडफोर्ड स्ट्रीट लिखवाया था। यानी एक छोटी सी वो एक दुकान सी है कोई,
उस पर 1600 कंपनीज़ का वही एड्रेस है, वहाँ पे सिर्फ उनकी मेल शेल आते थे और कुछ नहीं। और बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी उसमें से जो फिज़िकली एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, सिर्फ बस एक ऑफिस एड्रेस था। तो ये बड़ा आसान होता है और इसको मैं मज़ीद वजाहत करता हूँ SECP की रजिस्ट्रेशन को लेकर। पहली बात तो SECP इनको खुद फ्रॉड कह चुका है। दूसरा, अगर आप SECP की वेबसाइट पे जाके थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करें, सर्च में जाएं, तो आप इनकी कंपनीज़ डालते हैं तो पता चलता है कि इनकी कंपनीज़ में आपको ऑडिटर ही नहीं मिलेगा। सिर्फ एग्जाम्पशन उनको है जिनका जो पेड अप कैपिटल है वो 10 लाख या उससे कम हो, जो कि बहुत ही छोटी कंपनी होती हैं। और ये तो इतना बड़ा प्रॉफिट दे रहे हैं, इतना दावा करते हैं बड़ी कंपनी है, तो इनका ऑडिटर अपॉइंट होना चाहिए था। इनकी जो AGM की रिपोर्ट, जो सालाना एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपकी बिज़नेस की मीटिंग्स हो रही हैं, उसकी रिपोर्ट SECP को फाइल करनी होती है, उसका भी ट्रेस नहीं मिलेगा। फिर अगर आप लाइसेंस एंटिटी इसके अंदर जाएँ, सर्च करें, तो इनकी किसी कंपनी के बाद लाइसेंस नहीं है, क्योंकि ये जो प्रॉफिट्स लोगों से बेसिकली प्रॉफिट दे रहे हैं और इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, डिपॉजिट्स ले रहे हैं, इसके लिए लाइसेंस चाहिए, उसके बगैर नहीं कर सकते। हर कंपनी को बेसिकली ये डिक्लेरेशन देनी होती है कि वो कोई MLM स्कीम लॉन्च नहीं करेंगे, पॉन्जी स्कीम या पिरामिड स्कीम या इससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ लॉन्च नहीं करेंगे। ये डिक्लेरेशन होती है। तो अगर आपने ये डिक्लेरेशन दी और उसके बावजूद यही बिज़नेस कर रहे हैं तो ये गैर कानूनी होता है, और इसी का जिक्र SECP ने किया। साथ ही ये भी डिक्लेरेशन देनी होती है कि अगर आप कोई लीगल बिज़नेस भी करना चाहते हैं तो आप उसके लिए पहले लाइसेंस ऑब्टेन करेंगे उस पर्टिकुलर बिज़नेस का, वरना वो भी इलीगल कहलाएगा। एक हालिया वीडियो में नियाजी साहब दावा करते हुए नज़र आते हैं कि मैंने 50 लाख रुपए का FBR को टैक्स पे किया है। यहाँ पे हम तो लेक नीति से कर रहे हैं, हम तो गवर्नमेंट को टैक्स भी देना चाहते हैं। मैंने अपने 50 लाख के टैक्स भरा है। किस टैक्स ईयर में किया ये तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन जो पब्लिकली अवेलेबल डायरेक्टरी है 2018 की, उसमें जब मैं इनका CNIC नंबर डाल के चेक करता हूँ तो उसके अगेंस्ट कोई टैक्स नहीं आ रहा। अच्छा, अब इसकी एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि इनका बिज़नेस नुकसान में हो, और ये तो 2017 से कर रहे हैं और इतने प्रॉफिट दे रहे हैं, तो नुकसान में तो नहीं होगा। अगर नुकसान में होता है तो प्रॉफिट नहीं दे सकते। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इन्होंने सेल्स टैक्स दिया हो, इनकम टैक्स ना दिया हो, लेकिन जब सेल्स टैक्स में मैं जाके चेक करता हूँ इनका स्टेटस, तो वहाँ पे इनका रिकॉर्ड ही नहीं आ रहा। हो सकता है इनके पास जो है सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी ना हो, क्योंकि इन्होंने लाहौर कलंदर को स्पॉन्सर कर दिया था। तो एक वीडियो में नियाजी साहब ये भी कहते हुए नज़र आते हैं कि मेरी 2 PSL फ्रेंचाइजीज से बात चल रही है, जिसमें 50 से 70% जो है मैं शेयर होल्डिंग ख़रीद रहा हूँ, और अल्टीमेटली जो B4U फैमिली है, जो इनके मेंबर्स है, वो उसको ओन करेंगे। पाकिस्तान में 6 ही फ्रेंचाइजीज़ है, 5 से मैंने कंफर्म कर लिया है इन पर्सन और अपने रिपोर्टर के थ्रू। उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं हुई। बाकी एक सलमान इकबाल साहब जो कराची किंग के ओनर हैं, उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया। मैंने मल्टीपल टाइम्स ट्राई किया, लेकिन अगर हम मान भी लेते हैं कि सलमान इकबाल से बात हुई है, तो ये तो कह रहे हैं कि 2 फ्रेंचाइजीज से बात हुई है, तो 5 तो मना कर रहे हैं, तो 7वीं कौन सी फ्रेंचाइज़ है। एक और वीडियो में ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं, इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है कि अपनी एयरलाइन लेकर आएंगे, उसकी वीडियोस बना के डाल दी हैं, और इनके काफ़ी लीडर्स भी नज़र आते हैं ये दावा करते हुए कि हम अपनी एयरलाइन लेकर आएंगे, क्योंकि उनको फ़िज़िकल बिजनेसेस दिखाने हैं स्कीम को कवर करने के लिए। लेकिन जब सिविल एविएशन अथॉरिटी के लोगों से मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई सैफुर रहमान साहब जो CEO है इनके ग्रुप ने कोई लाइसेंस अप्लाई नहीं किया, और बगैर लाइसेंस के एयरलाइन आप कैसे ला सकते हैं। और इनके इन्वेस्टर्स को एक जस्टिफिकेशन ये भी दी जाती है कि देखें हम तो गवर्नर से मिल रहे हैं, गवर्नमेंट के लोगों से मिल रहे हैं। आप गूगल करेंगे इमरान खान साहब के साथ, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ आपको तस्वीरें मिल जाएंगी इनकी, इवन स्टेट बैंक गवर्नर के साथ तस्वीर मिल जाएगी। लेकिन इस तरह के जो हाई लेवल ऑफिशियल्स हैं उनके साथ मुख्तलिफ इवेंट्स पे लोगों की मुलाकात हो जाती है और बिज़नेस के वाले से बात भी हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ गई या जो आप जिससे मिल रहे हैं उसको आपका बैकग्राउंड पता है। इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। आई थिंक 2012 था शायद, जब मैं एक्सप्रेस ट्रिब्यून में था, जो एक बहुत बड़ा इंग्लिश न्यूज़पेपर है और बहुत रेप्यूटेबल है। उसमें मैंने एक स्कैम एक्सपोज किया था ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड्स के नाम से। वो करते क्या थे कि वो पैसे लेके कंपनीज़ को अवार्ड देते थे और लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे कि हम जो है लेजिटिमेट अवार्ड देते हैं, ब्रांड्स को रिकग्नाइज़ कर रहे हैं, और कस्टमर्स को आप जो है फिर इन्फ्लुएंस करते थे। यानी जो ब्रांड जीत जाते थे वो इस अवार्ड को दिखा के कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस करते। और आपको पता है ये अवार्ड कौन डिस्ट्रीब्यूट करता था? मुल्क का वज़ीर आज़म। एक और वजाहत इनकी तरफ से आती है, इनफैक्ट ये बहुत डेस्परेट हो गए हैं पिछले 2-3 माह से और बहुत बार बार जोर दे रहे होते हैं कि हम फिज़िकल बिजनेसेस ला रहे हैं। तो भाई आप तो 5 साल से प्रॉफिट दे रहे हैं लोगों को और इतना ही दे रहे हैं, तो ये फिज़िकल बिजनेसेस तो सारे आप लॉन्च कर रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं, एयरलाइन अनाउंस कर रहे हैं, और B4U जो कैब्स हैं वो भी नया बिज़नेस है। और कैब के बिज़नेस में तो शुरू में आप लॉस बुक करते हैं, जब भी तो 40% सस्ती राइड दे रहे हैं आप। फिर आपकी जो ब्रेवो सुपर मार्केट है वो भी एक आध स्टोर अगर खोल लिया, अभी खोला है, तो इनसे तो प्रॉफिट अभी आना शुरू होंगे, आए तो नहीं है। और ये इतना सादा ज़ाहिर है अरबों रुपये आप लेके बैठे हैं, तो थोड़े 40-50 करोड़ खर्च करके छोटी मोटी प्रॉपर्टीज़ लेके दिखाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। और ये सारे नए बिजनेसेस हैं और इनसे अभी कोई रिटर्न नहीं इनको आ रहे होंगे। तो ये कैसे प्रॉफिट मेंटेन कर रहे थे, ये कैसे दे रहे थे, इसकी कोई वजाहत नहीं मिलती। और ये दावे कर रहे हैं कि हम सीमेंट फैक्ट्री लगा रहे हैं, शुगर फैक्ट्री लगा रहे हैं, और डेनिम की जो है टेक्सटाइल लूम्स लगा रहे हैं ताकि डेनिम बना सकें, स्टील मिल लगा रहे हैं। अब ये सारे तो लगाने की बात कर रहे हैं ना, तो ये पास में प्रॉफिट कहाँ से आ रहे थे इसका कुछ पता नहीं है। दूसरी तरफ जो इनका टीवी चैनल है, अब टीवी चैनल तो नहीं कहना चाहिए, एक यूट्यूब चैनल है, पता नहीं टीवी पे भी इनके पास लाइसेंस है या नहीं है, क्योंकि बाकी चीज़ों के तो लाइसेंस नहीं है इनके पास।
और इस चैनल को ये सिर्फ प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी B4U की ही खबरें आपको मिलेंगी। अपनी चैनल की ब्रेकिंग न्यूज़ के UK का सर्टिफिकेट मिल गया, लाहौर कलंदर की स्पॉन्सरशिप मिल गई। बाय द वे लाहौर कलंदर की जो स्पॉन्सरशिप है, ऑब्वियसली इस पर भी मैंने अपने ज़राए से जो है वो मालूमात ली, तो पता ये चला है कि भाई तो 15 से 20 करोड़ रुपए का वो अमाउंट कह रहा है, जिसको लाहौर कलंदर डिनाई कर रहा है बहरहाल। लेकिन इतना अगर वो कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट की है, तो ये तो खर्चा है ना, एक्सपेंस है आपका, इन्वेस्टमेंट तो नहीं जिस पर आपको रिटर्न आएगा। जैसा मैंने कहा ना कि अगर अरबों रुपए आप लेके बैठे तो चंद करोड़ रुपए खर्च करने से आपका कुछ ज़्यादा जो है वो काम ख़राब नहीं होता। दूसरी तरफ ये जो स्पॉन्सर जिन्होंने लिया लाहौर कलंदर ने, मेरे ज़राए बताते हैं कोई ख़ास वेरिफिकेशन नहीं होती स्पॉन्सर की। अमाउंट बड़ा है, ठीक है, आ रहा है, एक इंप्रेशन बना हुआ है कि लेजिटिमेट कंपनी है, लेकिन कौन इन्वेस्टिगेट करेगा? लाहौर कलंदर के ओनर्स के पास इतना टाइम है कि वो इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ये बिज़नेस कैसा है? तो आम आदमी को ये बात समझ नहीं आती। इनको लगता है लाहौर कलंदर को स्पॉन्सर किया है तो सही होगी, और सारे इसको इनके लीडर्स जो है खूब मार्केट कर रहे होते हैं। एक और बिज़नेस जिसको ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहे होते हैं, प्रॉपर्टी का बिज़नेस। उसके अंदर भी इनके जो आपस में लीडर्स हैं उनके ही जो बयानात हैं वो मैच नहीं करते। 1 दिसंबर में वीडियो करते हैं न्याजी साहब, वो कहते हैं ये घर रेडी है पोजेसन के लिए। उसके 2-3 महीने बाद शेख शामी साहब जो एक और लीडर हैं वो वीडियो करते हैं, वो कहते हैं नहीं 6 महीने में पोजेसन दे देंगे। इनको आपस में नहीं पता क्या बोलना है। दूसरी तरफ ये कि ये जो जिस B4U विला और रुमैसा रेजिडेंसी जिसकी ये बात करते हैं कराची में प्रोजेक्ट की, बेसिकली इस पे तो अप्रूवल भी शायद नहीं है इनके पास, क्योंकि जो कानून है वो ये है कि कराची के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसको अप्रूवल लेने के लिए आबाद जो एसोसिएशन ऑफ बिल्डर एंड डेवलपर है, पाकिस्तान की एसोसिएशन है बिल्डर्स की, उसका जो है मेंबर होना लाजमी है। अगर वो मेंबर बनते हैं जो, तो उसके बाद सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो रेगुलेटर है फिर वो आपको अप्रूवल देता है कि आप प्रोजेक्ट करें। तो जब प्रोजेक्ट के पास अप्रूवल नहीं है, क्योंकि आबाद का मैंने कन्फर्म किया ये लोग आबाद के मेंबर नहीं है, तो अप्रूवल के बगैर ये कैसे कर सकते हैं? और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें ये ऑफ़र भी ये दे रहे हैं कि भाई सबसे पहला हक B4U के मेंबर्स का होगा। तो आप ही की जो दिए हुए पैसे हैं उसी से अगर आप प्रॉपर्टी ख़रीद के फिर आप ही को ये टिका रहे हैं, वो भी कि अप्रूवल नहीं है, तो आप समझ जाएंगे फिर इसमें क्या बेसिकली प्रॉब्लम्स आएंगी बाद में। इनफैक्ट सोर्सेज ने ये भी बताया कि मलिक रियाज़ ने भी जो बैरिया टाउन कराची बनाया है उसको बनाने के लिए ख़ास इसी काम के लिए पहले आबाद की मेंबरशिप ली है, फिर SBCA से अप्रूवल लिया है। उसके बगैर मलिक रियाज़ भी नहीं कर सकता था, और ये क्या उनसे बड़े डेवलपर है? मेरी समझ में तो नहीं आता। अच्छा, एक वजाहत ये आती है जो इनके प्रेजेंटेशन में भी लिखी है, ये कहते हैं कि हम मोस्टली क्रिप्टो बेस्ड बिजनेस हैं, और ये डेस्परेटली जब इनके डाउट्स क्रिएट हुए तो इन्होंने क्रिप्टो पे डाल दिया, क्योंकि क्रिप्टो एक और ही कॉम्प्लिकेटेड पेचीदा किस्म की वर्ल्ड है, उसमें लोगों को घुमाना आसान है। ये कहते हैं 60% इन्वेस्टमेंट जो है हमारी जो डिपॉजिटर्स की जो मनी आती है वो क्रिप्टो में होती है, 40% दूसरे बिजनेसेस में होता है। ये जो 60% आ रही है ज़ाहिर है ये बड़ा चंक है। तो जिस कॉइन को ये मार्केट करते हैं, जिसकी इन्होंने कीमत भी जो है वो मुख्तलिफ एक्सचेंजेस पे $4 दिखा रहे हैं, RS कॉइन के नाम से, इनकी अपनी क्रिप्टो करेंसी, जिसके फाउंडर भी न्याजी साहब खुद ही हैं, चैम्पियन आदमी, सुपरमैन है, सब काम खुद ही कर लेते हैं। वो कॉइन फेक है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बेसिकली आपके जो क्रिप्टो के अंदर जो एक्सपर्टीज़ रखते हैं लोग वो ये बात कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एक्सपर्ट ये बात कर रहे हैं। आइए मैं सुनवाता हूँ आपको। B4U का स्कैम जो है वो है इंडोर्स, उनका इवेंट नहीं, वो B4U वेब चैनल के लिए बुलाया गया था, और उस वक्त उन्होंने ये नहीं बताया था कि ये B4U कोई कॉइन है। और द मोमेंट उन लोगों ने ये कहा कि B4U, मेरी तस्वीरें यूज़ की अपने कॉइन के लिए, इस इवेंट में जिसमें मैं था उसमें 6 मॉडल्स, बुलबुले वाले एक्टर और बहुत सारे और लोग भी थे, और वो वेब चैनल के लिए उन्होंने बुलाया था, अपीयरेंस जो होती है एक नॉर्मल। जैसे ही उन्होंने वो फुटेज यूज़ करना शुरू की B4U कॉइन के लिए, तो मैंने फ़ौरन आके बता दिया था कि गलत है। RS कॉइन एक ट्रेडेबल कॉइन है, तो हर ट्रेडेबल कॉइन की कोई ना कोई ब्लॉकचेन बनती है। और ब्लॉकचेन क्या है? इट्स अ पब्लिक लेजर ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस, जो कि कोई भी कहीं भी बैठ के ऑडिट कर सकता है। तो हमने मार्केट कैप को जब कॉइन की सप्लाई से हमने डिवाइड किया तो इसकी प्राइस बन रही है $3.5। अच्छा, जब RS कॉइन की हम होम पेज पे जाते हैं तो इसकी प्राइस जो है वो $4.01 जो है बन रही है। तो उसका मतलब ये है कि ये दोनों फिगर्स जो हैं वो आपस में मैच नहीं करती। ब्लॉक एक्सप्लोरर को एक्सप्लोर करें तो जो टाइम स्टैम्प है वो 1970 का टाइम स्टैम्प है। अब 1 जनवरी 1970 में तो ना प्रूफ ऑफ वर्क का एल्गोरिथम था, ना प्रूफ ऑफ स्टेक का एल्गोरिथम था, और ना ही बिटकॉइन एग्जिस्ट करता था। इसके बिल्कुल आखिरी पेज पर तो जो पहली ट्रांजैक्शन हुई है वो $5 की हुई है, और जो दूसरी ट्रांजैक्शन हुई है वो 57 मिलियन की हुई है। यानी 57 मिलियन RS कॉइन जो हैं वो सेकंड जो ब्लॉक है उसमें माइन हुए हैं, जबकि ब्लॉक का रिवॉर्ड जो है फिक्स होता है। उसके बाद आप देखें कि $50 50 RS कॉइन्स जो है ना वो सीरीज़ में माइन हुए हैं। तो मेजॉरिटी जो कॉइन्स हैं वो तो यहाँ सेकंड ब्लॉक में माइन हो गए। तो ये वो सारी एम्बिग्यूटीज़ हैं।
जिससे बज़ाहिर ये लगता है कि ये टोटल जो ब्लॉकचेन है ये फ़ेक है। अगर RS कॉइन ट्रेड हो रहा है तो उसकी कहीं ना कहीं कोई ब्लॉकचेन होगी और कहीं ना कहीं उसको आप कैश करवा सकते हैं। इस वक्त अगर आपके पास RS कॉइन है तो आप इनकी अपनी एक्सचेंज के अलावा कहीं भी कैश नहीं करवा सकते, ना ये बाइनेंस पर है ना ये किसी रेप्यूटेबल एक्सचेंज पर है। ये सिमिलर केस है वन कॉइन का, जो कि एक इस्टेब्लिश्ड फ्रॉड है जो डॉक्टर रूजा नामी एक खातून ने किया था। RS कॉइन भी आप एक ही एक्सचेंज के ऊपर एक्सचेंज कर सकते हैं और आप वन कॉइन भी जो है ना एक ही एक्सचेंज के ऊपर कर सकते थे। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये जो मैंने डिफ़ाइन की हैं, ये सारी वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक फिक्टिशियस करेंसी या वो करेंसी जो एज अ स्कैम क्लासीफाई की गई हों, उससे ये चीज़ें मिलती हैं। राफ़े ने हमारे सामने जो एनालिसिस किया था वो बहुत ही लंबा था। ये जो हमने आपको दिखाया ये उसका एक बहुत ही छोटा सा चंक है, खुलासा कह सकते हैं आप, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है तो हमने पूरी डिटेल में नहीं दिखाया। लेकिन जाहिर है B4U की एक आर्मी है इन्वेस्टर्स की, वो इसको चैलेंज करने की कोशिश करेंगे। तो राफ़े का जो एनालिसिस है, डिटेल एनालिसिस, वो हम अलग से वीडियो पोस्ट करेंगे ताकि आप सिर्फ इनकी जो क्रिप्टो करेंसी है वो देखें कि राफ़े कैसे कह रहे हैं, किस बुनियाद पे कह रहे हैं ये फ़ेक है। और दूसरी बात ये है कि अगर इनका अपना कॉइन फेक है और दूसरी क्रिप्टो करेंसीज़ की ये बात करते हैं तो इतना हाईली वॉलेटाइल एसेट है जिसका कल का पता नहीं है कि उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी या 4 गुना बढ़ जाएगी। ऐसे वॉलेटाइल एसेट में जो ऊपर नीचे होता है, ये फ़िक्स प्रॉफिट कैसे दे सकते हैं? ये नहीं दे सकते, नामुमकिन है। और अगर हम बिटकॉइन के प्रॉफिट की बात करें, ठीक है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट दिया, 1000% दे दिया, लेकिन अगर आप इसको नोट करें तो 1 साल में दिया है, ये तो 5 साल से कर रहे हैं ना, उससे पहले प्रॉफिट कहाँ से दे रहे थे? तो इनके बहुत सारे ऐसे दावे हैं जिनकी वेरिफिकेशन नहीं हो सकती, तस्दीक नहीं हो सकती। बहुत सारे सवाल उठते हैं इस बिज़नेस के हवाले से और इनके जो जवाब आप अगर इनकी वीडियोस में और पोस्ट पे देखें तो मैं तो कम से कम मुतमईन नहीं हूँ। मुझे नहीं पता इन्वेस्टर्स कैसे मुतमईन हैं। इनफैक्ट मैंने इनसे जब कंपनी से बात की तो जो इनके लीगल हेड हैं उनसे मैंने पूछा कि भाई SEC ने आपकी कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया है, तो इस हवाले से आपका मौक़िफ़ मुझे जानना है। तो उनका आगे से ये कहना था, इनफैक्ट आप उनकी ऑडियो सुन लें खुद ही। B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज़ हैं हमारी, और इसमें हमारे मल्टीपल फ़िज़िकल बिजनेसेस हैं जिसमें से B4U कैब्स इज़ वन ऑफ देम। इसके अलावा हमारी ब्रावो कैश एंड कैरी है इन लाहौर। इसके अलावा एग्रोज़ैम, रिवॉल्ट बाइक, RV70cc, मल्टीपल हमारे फ़िज़िकल बिजनेसेस हैं और अभी 2-3 इंडस्ट्रीज़ हम जो हैं वो लगा रहे हैं। अच्छा, उससे रिलेटेड जो B4U का जो उन्होंने मेंशन किया है ना, दैट इज़ B4U ट्रेड्स। और B4U ट्रेड्स हमारा नहीं है, हमारा जो है वो B4U ग्लोबल है और ग्लोबली हमारे मल्टीपल बिजनेसेस हैं। इनका जवाब आपने सुना, इन्होंने कहा कि हमारा B4U ट्रेड से कोई ताल्लुक नहीं, हम तो B4U ग्लोबल हैं। मैंने दोबारा पूछा अपनी तसल्ली के लिए और राइटिंग में पूछा कि शायद सही से सवाल नहीं समझा होगा, लेकिन उन्होंने दोबारा यही कहा कि B4U ट्रेड से कोई ताल्लुक नहीं है। जबकि आप इनके सोशल मीडिया पेजेस देखें, एक तो इनके अकाउंट बहुत सारे हैं, लीडर्स के अकाउंट्स अलग हैं और जो है इन्वेस्टर्स के अलावा, और सब के सब B4U के नाम से बनाते हैं। लेकिन बहरहाल आपको मिल जाएगी थोड़ी सी सर्च करने पे, उसमें आप जाके देखें तो बहुत सारी तस्वीरें मिलेंगी जिसमें B4U ट्रेड के इवेंट्स में CEO एंडोर्स कर रहे हैं। इनफैक्ट एक इनके लीडर हैं आमिर हुसैन मोल, उनको जो शील्ड ये प्रेजेंट कर रहे हैं CEO, शील्ड को अगर आप जूम करके देखें तो उस पर क्लियरली लिखा हुआ है B4U ट्रेड CEO सैफुर रहमान खान। दूसरी तरफ जो ये सर्टिफिकेट जो इन्होंने KCCI का सर्टिफिकेट लिया है ट्रेडिंग का, मेंबरशिप का, उस पर आप देखें तो B4U ट्रेडिंग के नाम से लिया हुआ है। इसके अलावा आपको ये मुख्तलिफ जगहों पर अपनी वेबसाइट पे प्रेजेंटेशन में सर्टिफिकेट्स पोस्ट किए हुए हैं, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा B4U ट्रेडिंग। इनका क्लियरली लिंक नज़र आ रहा है। और SECP ने अपनी पहली प्रेस रिलीज़ में B4U ट्रेडिंग लिखा था, लेकिन जो रिवाइज प्रेस रिलीज़ थी उसमें उसने B4U ग्रुप लिखा था। तो ये तमाम सवालात हैं जिनके जवाब हमें चाहिए, और जो क्योंकि ये अपनी ही फोरम पे, अपने चैनल पे, अपने सोशल मीडिया पेजेस पे जवाब दे रहे होते हैं और इंटरव्यू करने वाले भी इनके अपने इन्वेस्टर्स होते हैं, तो कोई इनको काउंटर क्वेश्चन नहीं करता, क्रॉस क्वेश्चन नहीं करता। मैं वेलकम करता हूं अगर वो मेरे प्रोग्राम में आना चाहते हैं, बिल्कुल आएँ। इनकी कंपनी के पास मेरा नंबर मौजूद है, इनके लोगों से मेरा रब्ता भी हुआ है, मुझे कांटेक्ट करें, मेरे पास आएँ, मेरे प्रोग्राम में मैं सवाल उठाऊंगा, वो मुझे जवाब दें, और जहां मुझे डाउट होगा मैं ज़ाहिर है क्रॉस क्वेश्चन करूंगा। साथ में मैं इनको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि अगर ये यहाँ पर आते हैं तो ये एविडेंस लेकर आएंगे, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जिससे साबित कर सके, अपने क्लेम को सच साबित कर सकें। और दूसरी चीज़, इस वीडियो में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि मैं अभी भी तसल्ली नहीं है मेरी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं और मज़ीद इन्वेस्टिगेट करना चाह रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो स्कीम है इस वक्त बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आ गई है, क्लाइमेक्स की तरफ आ गई है और इन्वेस्टर्स को अलर्ट करना बड़ा ज़रूरी था, इसलिए ये वीडियो मैंने प्रोड्यूस की है। और इसको आप उन लोगों तक पहुंचाएं जो इरादा रखते थे B4U कंपनी में इन्वेस्ट करने का, या जो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं। उम्मीद है उनको ये वीडियो देखने के बाद ये पूरा बिज़नेस समझ में आएगा और वो सही फ़ैसला कर पाएंगे। आपसे जल्द दोबारा मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।